Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 3, metal and non-metals. And today we will discuss some question answer of this chapter. So let's start. Question number first, which of the following pair will give displacement reaction? गिवन पेयर में से कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देगा? तो देखेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज NaCl सॉल्यूशन रिएक्ट विद कॉपर मेटल, मींस NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल. ऑप्शन सी इज FeSO4 ferrous sulfate solution and silver metal. And option number D is AgNO3 silver nitrate solution and copper metal. तो देखेंगे स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल. ठीक है, यानी सॉल्ट में जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होनी चाहिए और जो अलग से मेटल दे रखी है वो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए, तब रिएक्शन होगी. तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कौन सी मेटल है? सोडियम. और दूसरी मेटल दे रखी है हमें कॉपर. तो हमें पता है कॉपर जो है सोडियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती. इट मीन्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे MgCl2 मैग्नीशियम है इसमें एंड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम से. तो अगेन एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. देन ऑप्शन नंबर थर्ड को देखेंगे, फेरस सल्फेट, इनमें कौन सी मेटल है? आयरन. ठीक है, और मेटल कौन सा दे रखा है? दूसरा सिल्वर. तो सिल्वर जो है आयरन से बहुत कम रिएक्टिव है, तो ये भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती. ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, AgNO3, इसमें कौन सा मेटल है? Ag सिल्वर, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कॉपर मेटल से. तो कॉपर क्या होता है? सिल्वर से मोर रिएक्टिव होता है, सो इट कैन डिस्प्लेस silver from its salt. So here displacement reaction takes place. So हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? एक आयरन का फ्राइंग पैन है हमारे किचन में जो यूज़ होता है, उसको हमें रस्टिंग से बचाना है, तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अप्लाइंग ग्रीस. ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग पेंट. ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए वैसे ये सभी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एक किचन का वेसल ले रहे हैं, कोई एक बर्तन ले रहे हैं जिसमें हमें फूड कुक करना है, तो हम उसमें पेंट और ग्रीस तो करेंगे नहीं, है ना. तो क्या करेंगे हम? वी कैन अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम. एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है जो किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से. टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक कंपाउंड बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और इसका जो कंपाउंड बनेगा वो वाटर में सॉल्युबल है. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, वो एलिमेंट कौन सा होगा? सो ऑप्शंस आर ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन एंड डी आयरन. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है. ठीक है, तो हमें जो हमारा कंपाउंड चाहिए, वैसे भी कार्बन का अगर आप ऑक्साइड बनाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. ठीक है, जबकि हमें एक कंपाउंड ऐसा बनाना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मीन्स सॉलिड बनना चाहिए, तो कार्बन तो हो नहीं सकता. और सिलिकॉन से अगर ऑक्साइड बनाते हैं तो FiO2 बनता है, सॉलिड है, बट ये कैसा है? कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. ठीक है, और आयरन का ऑक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा. सो आंसर क्या होगा हमारा? कैल्शियम. कैल्शियम का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा. ओके स्टूडेंट, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? कैल्शियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड केन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक. जो फूड के कैंस होते हैं जिनमें स्टोर करते हैं उसे, वो
टिन से कोट किए जाते हैं, जिंक से नहीं, बिकॉज इसका रीज़न हमें बताना है। ऑप्शन ए इज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ऑप्शन बी इज जिंक हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ऑप्शन सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, and option D is zinc is less reactive than T. So answer is option number C. Zinc is more reactive than tin. टिन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर हम इसको फूड केन में कोटिंग करेंगे जिंक की, तो वो फूड से धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। इसलिए हम जिंक की कोटिंग नहीं करते, किसकी कोटिंग करते हैं? टिन की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। ये चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन आर्टिकल्स को यूज़ करके हमें मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करना है, उनको अलग अलग पहचानना है। सो स्टूडेंट, हमें पता है हैमर से हम उसकी मेलेबिलिटी के बारे में टेस्ट कर सकते हैं कि हैमर से स्ट्रक करने पे हमें पता है मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दे कन्वर्टेड इनटू शीट, और नॉन मेटल क्या हो जाएंगी, दे विल ब्रेक अप बिकॉज ऑफ ब्रिटलनेस। ओके स्टूडेंट, देखेंगे मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। हमें पता है मेटल को अगर हम हैमर से स्ट्रक करेंगे तो विदाउट ब्रेकिंग वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट, जबकि नॉन मेटल को हम हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, है ना। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, जब उस पर हम हैमर से स्ट्रक करेंगे तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। बिकॉज मेटल्स आर वेलिएबल, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मेटल में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेलिएबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम हैमर को यूज़ करके मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे? बैटरी, वायर, स्विच। तो हमें पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स के इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करके, बैटरी से उसे कनेक्ट करके हम देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोज ये हमने मेटल ली, ठीक है, और यहाँ से हम एक वायर दूसरा वायर लेकर और उसको फिर बैटरी के टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बल्ब लगा देते हैं और स्विच को हम चालू कर देंगे। तो क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे हमने मेटल का पीस लगाया है और वायर को हमने मेटल के पीस के थ्रू जोड़ा है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ नॉन मेटल ली तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो देखेंगे व्हेन मेटल्स आर कनेक्टेड इनटू सर्किट यूजिंग अ बैटरी, बल्ब एंड वायर। हमने मेटल्स को किस में कनेक्ट किया? सर्किट में, जिसमें बैटरी है, बल्ब है, वायर है, एंड स्विच। करंट पासेस थ्रू द सर्किट, तो करंट सर्किट से पास होगा, सर्किट कंप्लीट है, एंड बल्ब ग्लोज, और बल्ब ग्लो करेगा। वैन नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, अगर हमने कोई सल्फर या कार्बन इस तरह की कोई नॉन मेटल ली, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना, आर कनेक्टेड, द बल्ब डज नॉट लाइट अप एट ऑल। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि नॉन मेटल अगर हमने ले लिया तो करंट जो है यहाँ से यहाँ तक नॉन मेटल्स के थ्रू पास नहीं होगा। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है उसने? एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने जो टेस्ट किए हैं दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसका यूजफुलनेस क्या है, उसका यूज़ कहाँ होता है? तो स्टूडेंट, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल से, टिन शेड, एल्यूमिनियम फॉयल एक्सेट्रा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने देखी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज़ करके हम मेटल्स के वायर्स बना सकते हैं। ओके, तो देखेंगे बिकॉज ऑफ मेलिएबिलिटी मेटल कैन बी कास्टेड इनटू शीट्स। क्या बनाई जाती है? कि मेटल्स की शीट्स बनाई जाती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल जो हमारे घर में जो फिटिंग होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं ना। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था ऑक्साइड्स विच कैन बी बिहेव एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस, जो दोनों की तरह बिहेव करता है, और वी कैन से दे कैन रिएक्ट विद एसिड और बेसिस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं डिफरेंट कंडीशन में, और वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और क्या करेंगे रिएक्ट करके, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मीन्स वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। ओके, तो देखेंगे दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिनमें बेसिक बिहेवियर भी हो और एसिडिक बिहेवियर भी हो। इन अदर वर्ड्स, मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, यहाँ हम कह सकते हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेसिस to form salt and water are called amphoteric oxide। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Al2O3, एंड जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और इनकी किस तरह से रिएक्शन होती है ये हमने चैप्टर के ड्यूरिंग डिस्कस भी किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid। हमें 2 metals के नेम देने हैं जो कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करें, एंड 2 metals which will not, और 2 metals ऐसी बतानी है जो ये काम नहीं कर सकती, यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सभी हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर सकती है। तो कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर आती है, और जो हाइड्रोजन के बिलो नीचे आती हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। देखेंगे मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम, कोई भी 2 एग्जांपल हमें देने हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, और यहाँ ध्यान रखना है वो एसिड नाइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के टाइम पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, metals below hydrogen in the reactivity series like copper, silver do not displace hydrogen from dilute acids। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी 2 मेटल्स अबव वाली हम लेंगे तो वो डिस्प्लेस कर सकती हैं, और अगर हम बिलो हाइड्रोजन की कोई भी मेटल्स लें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, एक मेटल M है जिसकी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, तो हमें एनोड की फॉर्म में क्या लेना है, एंड कैथोड की फॉर्म में हमें क्या लेना है, और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था मेटलर्जी में इस प्रोसेस को कि कैसे होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसमें हम क्या करते हैं, कैथोड पे लेते हैं प्योर मेटल, और एनोड पे लेते हैं हम इम्प्योर मेटल। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है जो हमने भरा है, ठीक है, हम एक तरफ कैथोड लगाएंगे, एक तरफ एनोड लगाएंगे, और यहाँ सॉल्यूशन लेंगे, है ना, तो वो उस मेटल का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सपोज जैसे हम कॉपर का कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो हम क्या करेंगे, कैथोड पे प्योर मेटल यानी प्योर कॉपर ले लेंगे, अगर हम कॉपर का कर रहे हैं, एनोड पे हम इम्प्योर मेटल यानी इम्प्योर कॉपर ले लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम उस मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट, इस तरह से कोई सॉल्ट ले लेंगे। तो क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है वो धीरे धीरे उसके से जो कॉपर मेटल है वो जा कर के कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होती जाएगी और एनोड मड के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगी, और धीरे धीरे हम देखेंगे एनोड की साइज़ तो रिड्यूस होती जा रही है और कैथोड पे प्योर मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है, और सारा मेटल धीरे धीरे उस प्योर फॉर्म में
आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सभी क्वेश्चन इजीली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक इसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।